Good evening to all of you. Welcome to ICANN 2020. Here we discuss the Hindu and Indian Express editorial. We can discuss here the 3-4 major important articles which are published in the Hindu. 3 language problem in southern Indian state and migrant worker rituals, atomic bomb dome in Hiroshima, Nagasaki, and national education policy 2020. Then let's start. What was the first topic? Our first topic is the urban migrant and the rituals stuck to home. यहाँ पे क्या है कि जब कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा अर्बन माइग्रेशन हमारे रूरल एरिया में हो रहा है, तो इसके पीछे एडिटोरियल में आज राइटर ये कह रहे हैं कि ये पूरी इकोनॉमी और जॉब लॉस की वजह से नहीं हो रहा है, बट इसमें उनका एक रिचुअल स्टक भी है, जो उनका फैमिली अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी वो अपने रूरल एरिया और अपने फैमिली के पास वापस जा रहे हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सूरत में 1979 में एक सैटेलाइट गिरने वाला था एक सिटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ। वहाँ पे कोई इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं थी, वहाँ पे कोई जॉब लॉस नहीं था, फिर भी वहाँ पे माइग्रेशन बड़े नंबर में देखने को मिला। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें 1994 में प्लेग महामारी आई थी सूरत में, जिसमें 6 लाख लोगों को वर्क स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखने को मिला कि वो अपने विलेज होम टाउन जा रहे हैं। तो इसमें भी कोई इकोनॉमी लॉस नहीं थी, इसमें भी कोई जॉब लॉस नहीं थी, फिर भी माइग्रेशन को देखने को मिला। तो ये सारी सिचुएशन जो होती हैं वो शो करती हैं कि फियर ऑफ डाइंग अलोन, मतलब उनका जो अपना अकेला मरने का जो एक डर है और जो उनकी रिचुअल्स होती है, उनकी फैमिली वाले उनके साथ करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है विद कंपेयर टू द इकोनॉमिक सिचुएशन। तो वो अपनी फैमिली की तरफ जा रहे हैं। ये फियर है उनका। और इस पूरे सिनेरियो में राइटर ये कहते हैं कि इकोनॉमी और जॉब लॉस इतना ज़्यादा इशू नहीं है, उनका फैमिली की तरफ झुकाव और उनके रिचुअल्स ज़्यादा मायने रखते हैं वर्कर के लिए। एंड डीमोनेटाइजेशन में हमने देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लॉस हुआ था, हमारा जॉब लॉस हुआ था। नहीं, जॉब लॉस तो नहीं होता, इकोनॉमी लॉस हुआ था, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद भी वर्कर को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन माइग्रेशन देखने को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी मायने नहीं करती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग कोविड-19 की वजह से मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे थे। तो वो अकेले में वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे, या जो उनके रिचुअल्स हैं वो उसके साथ वो सारी चीज़ें करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ। इस वजह से माइग्रेशन देखने को मिला अकॉर्डिंग टू द राइटर। 94% जो वर्कर हैं वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और वो उससे यूज टू हैं कि वहाँ पे तो उनके साथ ऐसा होगा, इकोनॉमी लॉस होगी, उनकी जॉब लॉस होगी, तो वो उसके लिए तो उनको परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं रहते, कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करते। तो ये इकोनॉमिक तो जो इतने टाइम से चल रहा है कि इकोनॉमी की वजह से जॉब लॉस इकोनॉमी और जॉब लॉस की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, तो ये भी पॉइंट है, बट उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। आज एडिटोरियल में राइटर का ये कहना है। दूसरा बोल रहे हैं कि मुंबई के धारावी में माइग्रेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और इस पूरे माइग्रेशन में मैन का जो माइग्रेशन है वुमेन के कंपेयर में वो ज़्यादा है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि वर्क प्लेस पे पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है इन इंडिया में कंपेयर टू द मैन इज़ वेरी लो। तो मैन ज़्यादा वर्क प्लेस पे हैं और उसकी वजह से वो फैमिली के साथ नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन सी द मैन माइग्रेशन मोर देन द वुमेन। एंड मिडिल क्लास मेंटेलिटी में भी ये हमारी शो करती है कि मिडिल क्लास में बर्डन ज़्यादा होता है फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। उनके पास बहुत सारे लोन, उनके पास बहुत सारे EMI भरने को लिए रहती है, तो उसकी वजह से माइग्रेशन जो है वो मिडिल क्लास में तो देखने को नहीं मिला। वहाँ पे तो इकोनॉमी उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है और वो अपनी इकोनॉमी की वजह से वो माइग्रेशन नहीं कर रहे। तो माइग्रेशन यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है वो पुअरेस्ट पीपल का, पुअरेस्ट वर्कर का है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट फुलफिल होता है कि इकोनॉमी से ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं अपने रिचुअल को। जॉइंट फैमिली कंसेप्ट आर बिल्ड इन द अर्बन सिटी नाउ। तो अभी अर्बन सिटी में एक डेटा पब्लिश हुआ है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि अर्बन सिटी में जो माइग्रेशन, अर्बन सिटी का जो सेटअप है जॉइंट फैमिली का, वो कंपेयर टू द रूरल ज़्यादा दिख रहा है आजकल। वहाँ पर जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, क्योंकि अर्बन सिटी में भी लोग अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ रहने के लिए, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बात को। रूरल में ऐसा नहीं है, बट अर्बन में ये डेटा निकल के आया कि अर्बन में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ट हो रहा है कंपेयर टू द रूरल। 80% पेरेंट्स सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, दैट्स वाई जॉइंट फैमिली ट्रेंड्स इंक्रीज। 80% जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से जॉइंट फैमिली का ट्रेंड अभी देखने को मिला। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के बिजनेस में लगवा देते हैं, बच्चों की इकोनॉमी फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर देते हैं और उनकी पूरी लाइफ सेट कर देते हैं। इस वजह से वो फैमिली का जो कंसेप्ट है वो देखने को लिए मिल रहा है अर्बन में। तो एक तरीके से तो अच्छी बात है, फैमिली के साथ रहेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेकिंग न्यूक्लियर वेलनरेबिलिटी सीरियसली, ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैव एडमिटेड टू पॉसिबिलिटी दैट डिटरेंस कुड फेल। जितने भी हमारे जिनके पास भी न्यूक्लियर है उन स्टेट को डिटरेंस है कि वो फेल हो, उनका डिटरेंस फेल हो सकता है। इसका ये आज ये आर्टिकल क्यों न्यूक्लियर पे निकल के आया है, क्योंकि आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा पे एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया था और उसके 3 दिन बाद उसने 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी में बॉम्ब गिराया था और आज उसके 75 ईयर हो गए हैं। इस वजह से आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो स्टेट पहले इसलिए न्यूक्लियर पावर रखते थे कि जिसकी वजह से कि हम पे कोई दूसरी कंट्री अटैक ना करते, बट वो एक हमारा एक अलग सिनेरियो था। आज के टाइम पे वो काम नहीं भी कर सकता है, आज के टाइम पे वो काम नहीं कर सकता। आज आर्टिकल में राइटर ये शो कर रहे हैं और इसमें कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं। इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉम है जिसको बोलते हैं गेनबाकू डॉम, एटॉमिक बॉम्ब डॉम, जो कि जापान में है, हिरोशिमा प्लेस पे। तो इसको 1996 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। हुआ क्या था, ये जब 1945 में वहाँ पे बम यूएसए ने गिराया था तो वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी, सबकी लाइफ ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि उसके कई सालों बाद तक वो उस इफ़ेक्ट उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर, वहाँ की जापान की हर तरह से हालत ख़राब हो गई थी, वो सब देखने को मिला था। बट ये जो डॉम था जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये इस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इस वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह मिली है। तो ये था हमारा इकोनॉमी पॉइंट, ये हमारा था न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड टॉपिक। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि वहाँ पे 2 लाख लोग जो हैं वो मर गए थे उस टाइम पे और 2 लाख के आसपास लोग घायल भी हुए थे। तो जो लोग घायल हुए थे 2 लाख के आसपास जापान में, उनको बोला जाता है हिबाकुशा। तो हिबाकुशा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिबाकुशा पूछ सकते हैं कि हिबाकुशा क्या है। तो जो लोग जापान में इंजर्ड हुए थे मोर देन 2 लाख पीपल, तो उनको हिबाकुशा कहा जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे एटॉमिक बम यूएसए ने गिराया था। अब पीटी के क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर स्टेट कौन कौन से हैं। तो यूएसएसआर, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूके, फ्रांस, चाइना, ये सब जो है वो न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब एक हमारा हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में। इसमें हुआ क्या था पहले ये हम समझेंगे कि यूएसएसआर की सबमरीन जो है वो हरास हो रही थी यूएसए की वजह से। तो यहाँ पे यूएसए के जो एक सबमरीन नीचे थी वो हरास हो रही थी और एक ऊपर थी जिनको लग रहा था कि वो हरास हो रही है और हमें मतलब उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। बट उस टाइम पर उसके जो सेकेंड इन कमांडेंट थे जिनका नाम वसीली अखिरपो है, उन्होंने ये डिसीजन लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका मॉस्को के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और उस समय पे इनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा हुआ। अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं यूएसए के ऊपर तो बैक में यूएसए भी करता और जो हमारा है वर्ल्ड वार 3 ये हो सकता था। बट जो सेकेंड इन कमांड थे वहाँ पे वसीली, उनकी वजह से ये सिचुएशन बच गई। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था 1962 में, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई और न्यूक्लियर अटैक फिर नहीं हुआ। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, यूएसए के द्वारा हरेस नहीं किया जा रहा था। तो इनका जो कमांडेंट का ये फैसला था ये काफ़ी अच्छा था। एक आईएनएफ ट्रीटी भी है जो 1987 में यूएसएसआर और यूएसए के ने साइन किया था, जिसमें ये था कि वो कुछ एरिया था कि इतने किलोमीटर तक वो ऐसा अटैक नहीं करेंगे। ये इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंग्वेज ऑफ यूनिटी और रिजेक्शन ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये कल 5 अगस्त में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, अभी ये निकल के क्यों आया है। क्योंकि जो तमिलनाडु के सीएम है के पलानी स्वामी, उन्होंने कहा है कि ये हम जो है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। और उनको ये इस बात का कंसर्न है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला उसमें से जो तीसरी लैंग्वेज हिंदी को इम्पोज की जाएगी उनके ऊपर। बट ये ऐसा एनईपी में तो नहीं लिखा है कि उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी, बट उनको इस चीज़ का डर है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों है। उनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि हमारा 2 लैंग्वेज फार्मूला इज़ बेटर देन। तो इसके ऊपर पूरा है कि पूरा इसमें एक बैकग्राउंड हमारा बहुत
बैकग्राउंड है पूरा लैंग्वेज के ऊपर, जिसके ऊपर इंडियन के स्टेट का गठन भी हुआ था, और बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें उनका अभी सदर्न स्टेट का ये कंसर्न है कि जो नदर्न इंडिया होगी, नदर्न इंडिया वो उन पर डोमिनेट करेगी। तो ये कंसर्न है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। और इसमें ये बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में जो हिंदी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे बहुत है और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस भी बहुत है। तो हिंदी की इम्पोर्टेंस है कि वो 50% पीपल के द्वारा पे बोली जाती थी, और हिंदी को एज ए लिटरेचर और एज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज नहीं माना जाता है। तो ये उनका निगेटिव पॉइंट था। तो ये सब हमारे आज़ादी के टाइम पे भी इशू चल रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज रखी जाए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें नेहरू ने ये कह दिया था कि हाँ, हिंदी जो हमारी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, बट 15 साल तक हमारी जो इंग्लिश है वो भी उसको भी काम में रखेंगे। तो ये 15 ईयर का जो कंसेप्ट था वो क्यों था, वो इसलिए था कि सदर्न इंडिया जो सदर्न स्टेट थी उनको टाइम दिया जा रहा था टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि वो एंटी हिंदी थे। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ जनसंघ पार्टी है, जैसे राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट पार्टी थी, तो उन्होंने क्या किया, सब मान गए थे, सब सेटल डाउन हो गया था, बट इनकी पार्टी ने क्या किया था, कहा था कि ये तुरंत से इम्प्लीमेंट करो। उन्होंने 15 ईयर का समय दिया था, लेकिन इन्होंने कहा तुरंत से करो। तो तुरंत से करने के चक्कर में क्या हुआ, जो सदर्न इंडिया थे एंटी इंडियन स्टेट, वो फिर से भड़क गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारे ऊपर, नॉर्थ इंडिया के स्टेट हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे। और अब फिर एक मूवमेंट चली, और फिर उसके बाद साउथ इंडियन के स्टेट ने बोला कि नहीं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दो कि मतलब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये सारे इशू जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए। नहीं तो हमारा हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी, और हमारे जैसे महात्मा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने हिंदी को ही प्रमोट किया था उस टाइम पे। फिर ये कहते हैं कि जो सदर्न स्टेट में जो तमिलनाडु इस समय अपना कंसर्न दिखा रहा है, उसमें वहाँ पे भी एक संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो 102 साल पुरानी है। वहाँ पे उस सभा में क्या है कि 73% जो काम कर रहे हैं इस सभा में, वो वहाँ के लोकल हैं। तो इससे ये सो रहा हो कि वो हिंदी में तो काम कर रहे हैं ना, या इस सभा में जो काम वो कर रहे हैं वो हिंदी में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जो टीचर हैं सदर्न इंडिया के, वो भी कन्वर्सेशन हिंदी में करते हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ पे दूसरे स्टेट से आते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, उनके साथ भी कन्वर्सेशन जो है वो हिंदी में की जाती है। तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है, बट फिर भी सदर्न इंडिया के कंसर्न है कि 3 लैंग्वेज जो है अब NEP में वो नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल में पब्लिश हुआ था। तो हम इस पर एक आंसर राइटिंग भी करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप इस पे प्रैक्टिस करिए। अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप जीमेल पे अपनी फ़ोटो सेंड कर दीजिए आप आंसर राइटिंग की। और जितने भी बच्चे हैं अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी मेंस में जो अप्रोच होगी लिखने की, वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, डू यू थिंक द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज एन अटेम्प्ट टू होमोजेनाइज द डाइवर्स लिंग्विस्टिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री विच कंसिस्ट ऑफ मैनी रीजनल लैंग्वेज? एनालाइज करो इस क्वेश्चन को, और इसमें फिर आप दोनों क्रिटिसाइज भी करोगे कि मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, उसका बैकग्राउंड डिस्कस करोगे। NEP 1968 में भी था, और जो एंटी हिंदी स्टेट है उनका क्या कंसर्न है, तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे बताओगे, और लास्ट में कंक्लूड करोगे कि इंडिया की फेडरल नेचर और उसकी डाइवर्सिटी डिमांड जो है, दैट नो लैंग्वेज इज गिवन सुप्रीमेसी ओवर अनदर। किसी भी लैंग्वेज को हम दूसरे पर इम्पोज नहीं कर सकते, सारे को इक्वल स्टेटस देने की बात करी गई। और NEP में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी को ही ज़्यादा मतलब वो कंपलसरी कर रहे हैं कि उनको लागू ही करना। तो आपको जैसा है मतलब इसको एनालाइज करके आप अपने पॉइंट में और लास्ट में वे फॉरवर्ड करके अच्छा सा आंसर आप लिख के इस जीमेल पे लास्ट में दिया गया आप उस पर सेंड कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी। द नेक्स्ट इशू है जम्मू कश्मीर अ ईयर ऑन। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के लगने के रिवोक होने के 1 साल पूरे हो गए हैं। तो इस पर ये आर्टिकल आया है, और ये GS पेपर 2 का पार्ट है। और यहाँ पे हमने पहले भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया है। तो इसमें वो था कि बहुत सारे मिथ हैं कि वहाँ पे आर्टिकल 370 को रिवोक करने से डेवलपमेंट हुए हैं।
तो राइटर उस दिन एंटी गवर्नमेंट इशू पे बात कर रही थी, बट आज इस आर्टिकल में गवर्नमेंट के पॉइंट बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ये बताए जा रहे हैं कि हमने वहाँ पे आर्टिकल 370 को जब इम्पोज़ किया है तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं। जो रेसिडेंसी का प्रॉब्लम था वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, परमानेंट रेसिडेंसी अब होने लगी है। पहले एक केस, बहुत पुराना एक केस है जिसमें हमारी वो एक लेडी थी जिन्होंने अपने डॉक्टर रविंद्र मदान के साथ मैरिज कर ली थी, और वो दूसरे स्टेट में हो गए, और यहाँ पे JNK का ये रूल था कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी फिर उनको नहीं मिलेगी अगर कोई फीमेल अदर स्टेट में काम करती है। तो इस प्रॉब्लम को भी ये इम्प्लीमेंट, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अभी जो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो 370 को आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उसकी वजह से ये परमानेंट रेजिडेंसी वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। और बहुत सारे जो दलित वर्कर हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, काम करते, बट वहाँ की कोई भी पॉलिसी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है, ये ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और पहले जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि वायलेंस बढ़ जाएगा, वहाँ की जो मिलिटेंसी है वो बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हम वहाँ पे वायलेंस और मिलिटेंसी डिक्रीज़ हुई है, टेरर एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हुई है। और जो गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने JNK को काफ़ी डेवलप करने के लिए कई सारे डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आई है, जिसमें से कुछ ये हैं जैसे नेशनल सेफ्रॉन मिशन लेके आई है। वहाँ पे सेफ्रॉन को GI टैग भी मिला है, हमें पता है। और वहाँ पे 3500 हेक्टेयर लैंड एरिया जो है उसको रिजुविनेट करेगी सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट, और इनसे इंसेंटिवाइज करेगी फार्मर को टू प्लांट द हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ एप्पल एंड अदर फ्रूट। तो ये फार्मर को इंसेंटिवाइज करना, सेफ्रॉन कल्टीवेशन को बढ़ाना, ये सब उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास किए हैं। और वहाँ पे जो टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बिल्ड करा है, और उन्होंने बिजली, सड़क और पानी जो छोटे छोटे इशू हैं उसको भी एड्रेस किया है गवर्नमेंट ने, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। और वहाँ पे उड़ान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 11 पोर्ट और लद्दाख के 13 पोर्ट को भी उससे कनेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया है, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, एम्स वहाँ पे बनाया जा रहा है, और जितने भी सिटीज़न हैं अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उसमें कवर किए जाएंगे, वहाँ के लोग उसमें आएगा। और जो मोदी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो भी फुलफिल हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। और लास्ट में आज 2-3 आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें बेरूत पे जो कि लबनान में है, एक पोर्ट है, वहाँ पे अटैक हुआ है। तो बेरूत अटैक के बारे में आज पब्लिश हुआ है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया है, बट आपको पता होना चाहिए कि बेरूत लबनान में है और वहाँ पे आज अटैक हुआ है। बेरूत में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से है वहाँ पे प्रॉब्लम, और उसके बाद ये जो अटैक हुआ है उससे वो कैसे निकल पाएगा। और वहाँ पे ये उसमें पब्लिश हुआ था तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट बेरूत कहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो ये लबनान में है। और आज आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।